Welcome friends to my channel Miss Medico, and today I would like to share with you a video lecture about fever, or we can say pyrexia. Please subscribe my channel so that you can receive my notifications of coming videos. So आज का जो वीडियो लेक्चर है वो है फीवर के रिलेटेड, दैट्स ऑल्सो कॉल्ड पायरेक्सिया। अगर हम सबसे पहले फीवर को देखने से पहले हम लोग देखेंगे टेम्परेचर क्या होता है, बॉडी टेम्परेचर क्या होता है। एक्चुअली बॉडी टेम्परेचर रेफर्स टू टेम्परेचर ऑफ विसरा एंड टिश्यूज़ ऑफ द बॉडी। जो बॉडी टेम्परेचर होता है एक्चुअली जो भी टेम्परेचर हमारे विसराज में होता है और जो भी टेम्परेचर हमारे टिश्यूज़ में होता है वो ही हम कंसिडर करते हैं बॉडी टेम्परेचर। एंड इट्स केप्ट विद द नॉर्मल लेवल बाय मेंटेनिंग द बैलेंस बिटवीन द हीट गेन एंड हीट लॉस। और ये जो बैलेंस है ये मेंटेन करता है हमारा जो मास्टर ग्लैंड है हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस जो है ये बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, बैलेंस करता है ये हीट गेन और हीट लॉस को। और इस तरह से हमारा जो टेम्परेचर है, हमारा जो तापमान है बॉडी का, वो नॉर्मल रहता है, क्योंकि ये सब कुछ हमारा जो हाइपोथैलेमस है इसी का काम है कि ये तापमान को मेंटेन रखता है। अगर हम बात करेंगे हाइपोथैलेमस के पास ऐसे सेंटर्स होते हैं, हीट गेन सेंटर्स एंड हीट लॉस सेंटर्स होते हैं, जिसकी वजह से ये बैलेंस में रखता है और हमारी जो बॉडी टेम्परेचर है वो नॉर्मल 36 डिग्री टू 37.5 डिग्री, जो कि नॉर्मल कंसिडर किया जाता है। कितना कंसिडर किया जाता है बॉडी टेम्परेचर होना चाहिए नॉर्मल? नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो है वो होना चाहिए 36 डिग्री सेल्सियस टू 37.5 डिग्री सेल्सियस या 98 फ़ारेनहाइट जो है वो नॉर्मल कंसिडर किया जाता है हमारा बॉडी टेम्परेचर। इसी रेंज में बॉडी टेम्परेचर होना चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि हमारा बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल है। अगर इससे इंक्रीज़ हो गया तो हम बोलेंगे कि हमारी बॉडी में फीवर आ गया है। इंक्रीज ऑफ मोर देन 1 डिग्री सेल्सियस अबोव द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज़ द पायरेक्सिया, इज़ द फीवर। तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो है वो कैसे मेंटेन रहता है। तो फॉर दैट मैं आपको एक यहाँ पे एक लाइन लिस्टिंग बताऊंगी, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो है वो कैसे मेंटेन रहता है। Normal body temperature, how it is maintained. What happens is that whenever there is decrease in body temperature, जब भी हमारी बॉडी में टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है यानी 36 डिग्री सेल्सियस से बिलो हो जाता है, तो what happens is that इसके बाद क्या होता है कि स्टिमुलेशन हो जाता है हमारी बॉडी में हीट गेन सेंटर्स का। क्योंकि बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज हुआ है तो स्टिमुलेशन ऑफ हीट गेन सेंटर्स जो है वो स्टिमुलेट हो जाते हैं। और ये हीट गेन सेंटर जो है ये कहाँ पे लोकेट होते हैं? ये हमारे पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस में लोकेट होते हैं और यही स्टिमुलेट होते हैं जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर तापमान डिक्रीज हो जाता है। तो हीट गेन सेंटर जो है वो हमारे स्टिमुलेट होते हैं। जब हमारे हीट गेन सेंटर स्टिमुलेट होते हैं बॉडी के, तो दो चीज़ें होती है। नंबर 1, इंक्रीज इन सिंपैथेटिक एक्टिविटी। हमारी बॉडी की जो सिंपैथेटिक एक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाती है, सिंपैथेटिक एक्टिविटी विल गेट इंक्रीज्ड। एंड नंबर 2 जो है वो शिवरिंग हो जाती है, क्योंकि लॉस हो गया ना, डिक्रीज हो गया बॉडी टेम्परेचर, तो हम शिवरिंग महसूस करते हैं। जब इंक्रीज इन सिंपैथेटिक एक्टिविटी होती है तो इससे दो चीज़ें होती है। एक हो जाता है इंक्रीज इन एड्रेनालिन सिक्रीशन, जो हमारा एड्रेनालिन हार्मोन होता है वो इंक्रीज होता है, इसकी सिक्रीशन इंक्रीज होती है, इंक्रीज इन एड्रेनालिन सिक्रीशन, एंड जिसकी वजह से क्यूटेनियस वैजो कॉन्स्ट्रिक्शन होती है। यानी कि हमारी बॉडी के जो स्किन की वेसल्स होती है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है। ताकि क्यों कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है? ताकि
हीट लॉस ना हो, यानी डिक्रीज़ इन हीट लॉस हो, इसलिए वैज़ो कंस्ट्रिक्शन हो जाती है। इससे डिक्रीज़ इन हीट लॉस हो जाता है और इंक्रीज़ हो जाती है इंक्रीज़ इन हीट प्रोडक्शन। जब हीट प्रोडक्शन बढ़ जाएगी तो हमारा जो डिक्रीज़ होता है बॉडी टेम्परेचर वो नॉर्मल पे आता है। ये में नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कैसे मेंटेन होता है? नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर सबसे पहले क्या होता है, जब हमारी बॉडी में अगर डिक्रीज़ हो गया है बॉडी टेम्परेचर, तो हमारे हीट गेन सेंटर जो कि पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस में लोकेट होते हैं वो स्टिमुलेट हो जाते हैं। जब हमारे हीट गेन सेंटर स्टिमुलेट हो गए तो उसकी वजह से हमारी सिंपैथेटिक एक्टिविटी इंक्रीज़ होती है बॉडी में और शिवरिंग होती है। जो हमारी सिंपैथेटिक एक्टिविटी जो है वो इंक्रीज़ हो गई, इसकी वजह से एड्रेनालिन सिक्रीशन बढ़ जाता है और क्यूटेनियस वैसोकंस्ट्रिक्शन होती है। और इन दोनों प्रोसेसेस की वजह से डिक्रीज़ इन हीट लॉस होएगा, क्योंकि वैज़ो कॉन्स्ट्रिक्शन हुई है और हीट प्रोडक्शन भी बढ़ जाती है। और इस तरह से हमारा टेम्परेचर जो है वो बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहता है। इस तरह अगर बॉडी में क्या होता है कि बॉडी टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ हो गया होगा, तो बॉडी टेम्परेचर जब इंक्रीज़ होगा तो हमारी बॉडी कैसे एक्ट करती है? अगेन हाइपोथैलेमस ही रेस्पॉन्सिबल होता है। हमारे जो हीट लॉस सेंटर्स होते हैं हाइपोथैलेमस में वो स्टिमुलेट होती है, क्योंकि इंक्रीज़ होते हैं बॉडी टेम्परेचर, तो स्टिमुलेशन ऑफ हीट लॉस सेंटर्स विल टेक प्लेस। हीट लॉस सेंटर्स कहाँ पे लोकेट होते हैं? तो हमारे हीट लॉस सेंटर्स एंटीरियर हाइपोथैलेमस में लोकेट होते हैं। हमारा हाइपोथैलेमस पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस होता है और एंटीरियर हाइपोथैलेमस होता है, और ये जो हीट लॉस सेंटर्स होते हैं ये एंटीरियर हाइपोथैलेमस में लोकेटेड होते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है? नो शिवरिंग, शिवरिंग नहीं होती है, क्योंकि बॉडी टेम्परेचर बहुत बढ़ गया है। तो हीट लॉस सेंटर जब एक्टिवेट होते हैं ना ही शिवरिंग होती है, और जो सिंपैथेटिक एक्टिविटी होती है वो इनहिबिट होती है, मतलब इनहिबिशन ऑफ सिंपैथेटिक एक्टिविटी टेक्स प्लेस। सिंपैथेटिक एक्टिविटी जो है वो इनहिबिट हो जाती है। और हमें पता है जब सिंपैथेटिक एक्टिविटी इनहिबिट हो या हो गई होगी तो एड्रेनालिन की सिक्रीशन डिक्रीज हो जाती है, डिक्रीज इन एड्रेनालिन सिक्रीशन। एंड नंबर सेकंड जो है क्यूटेनियस वैसोडाइलेटेशन हो जाती है। क्यूटेनियस वैसोडाइलेटेशन यानी कि हमारी बॉडी की जो स्किन वेसल्स होती है वो डायलेट हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है? हीट लॉस बढ़ जाता है, इंक्रीज इन हीट लॉस, क्योंकि वैसोडाइलेटेशन है तो हीट लॉस जो है वो बढ़ जाता है, और डिक्रीज इन हीट प्रोडक्शन। एड्रेनालिन भी नहीं निकला है तो हीट प्रोडक्शन जो है वो डिक्रीज होती है, और जब हीट प्रोडक्शन डिक्रीज होगी तो बॉडी टेम्परेचर जो बढ़ गया है वो नॉर्मल पे आता है। इस तरह से हाइपोथैलेमस जो है हमारे बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। अगेन मैं कहूँगी, जब बॉडी में इंक्रीज हो जाता है बॉडी टेम्परेचर तो हमारे हीट लॉस सेंटर जो है वो एंटीरियर हाइपोथैलेमस में स्टिमुलेट हो जाते हैं, और इस वजह से शिवरिंग भी नहीं होती, और जो सिंपैथेटिक एक्टिविटी है वो इनहिबिट हो जाती है। अगर सिंपैथेटिक एक्टिविटी इनहिबिट हो गई तो हमारा एड्रेनलिन निकलना बंद हो जाता है, और साथ ही साथ वैसोडाइलेटेशन होती है। और जब वैसोडाइलेटेशन हो जाती है तो क्या होता है कि हीट लॉस बढ़ जाती है, हमारी बॉडी के जो पर्सपायरेशन हो जाती है, हमारी हीट लॉस जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, और हीट प्रोडक्शन भी नहीं होती क्योंकि एड्रेनलिन नहीं निकला है। तो इस तरह से हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है। तो लेकिन फीवर में क्या होता है? ऐसे केमिकल्स, कौन से केमिकल्स है जो हमारे बॉडी में आ जाते हैं और हमारा जो हाइपोथैलेमस का रेगुलेटरी सेंटर है वो दरहम बरहम हो जाता है और हमें फीवर हो जाता है, जिसको हम लोग पायरेक्सिया बोलते हैं। तो इससे बात करेंगे हम लोग वो सबस्टेंसेस जिनसे फीवर होता है। तो इसके लिए यहाँ पे मैं बात करूँगी फीवर के सबस्टेंसेस, मतलब कौन से ऐसे सबस्टेंसेस है जो फीवर कॉज करते हैं। तो फीवर कॉज करने के लिए हमारी बॉडी में जो सबस्टेंसेस है वो है पायरोजेंस। पायरोजेंस होते हैं वो सबस्टेंसेस जो हमारी बॉडी में फीवर इंड्यूस करते हैं। सो व्हाट आर पायरोजेंस? हमारी बॉडी में कौन से सबस्टेंसेस ऐसे हैं जो हमारी हाइपोथैलेमस के रेगुलेशन को दरहम बरहम करते हैं? तो दे आर द पायरोजेंस। व्हाट आर पायरोजेंस? दे आर द सबस्टेंसेस दैट induce
फीवर, ये हमारी बॉडी में फीवर इंड्यूस करते हैं। यही वो सब्सटेंसेस है जो फीवर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एक्चुअली दे एक्ट ऑन द हाइपोथैलेमिक रेगुलेटरी सेंटर, दे इनहिबिट द हीट सेंसिंग न्यूरॉन्स while stimulating the cold sensing neurons, thus resulting in hypothalamic increased body temperature। एक्चुअली ये जो मैंने अभी निज़ाम कहा ना, हीट गेन सेंटर्स को स्टिमुलेट करना, वही होता है, वही करता है हमारे पायरोजेंस। मतलब ये इनहिबिट करते हैं, इन हीट लॉस वाले सेंटर्स को इनहिबिट करता है पायरोजन, लेकिन हीट गेन सेंटर्स को स्टिमुलेट करता है पायरोजेंस। एक्चुअली दीज आर द सबस्टेंसेस एंडोटॉक्सिन्स बाय द बैक्टीरिया, एंड दीज सबस्टेंसेस आर दोज वेरी सबस्टेंसेस दे इंड्यूस द फीवर। एक्चुअली दे एक्ट ऑन वेयर हाइपोथैलेमिक, एक्चुअली हाइपोथैलेमस ही है जो हमारे नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। तो पायरोजेंस इसी हाइपोथैलेमिक थर्मो रेगुलेटरी सेंटर पे ही पायरोजेंस एक्ट करते हैं। और ये क्या करते हैं, मैंने पहले ही कहा कि ये इनहिबिट करते हैं हमारे हीट लॉस सेंटर्स को इनहिबिट करते हैं, और ये स्टिमुलेट करते हैं और हीट गेन सेंटर्स को, जो कि हमारे हाइपोथैलेमस में लोकेटेड होते हैं। और जब ये हो गया, बाकी आपको पता ही है, जब हीट गेन सेंटर्स स्टिमुलेट होते हैं तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होएगा, और जिसको हम लोग पायरेक्सिया बोलते हैं। ठीक है, तो इसका मैकेनिज्म क्या है? स्टडीज़ बहुत सारी की गई कि फ़ीवर क्यों होता है, लेकिन जो मेन मैकेनिज्म देखा गया है वो बोला जाता है कि मैकेनिज्म जो है, ये जो इंसेशन ऑफ फीवर होता है, दैट रिजल्ट्स फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स इंट्रैक्शंस बिटवीन सेल्स इन द पेरिफेरी, एंड देन दीज सिग्नल्स आर ट्रांसमिटेड centrally to the hypothalamus, to the specifically to the ventral medial preoptic area। तो ये हमारा जो है हाइपोथैलेमस है, ये मैं एक फिगर बना रही हूँ हाइपोथैलेमस की। ये हमारा यहाँ पे पिट्यूटरी स्टाक है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है नीचे। तो हमारा जो हाइपोथैलेमस है, वहाँ पे क्या होता है, हमारा एक एरिया होता है जिसको हम लोग, ये मैं यहाँ पे आपको येलो से दिखाऊंगी, सॉरी। ये एरिया जो होता है ना, बोला जाता है ये एरिया जिसको हम लोग येलो से बना रहे हैं, हमारे हाइपोथैलेमस में ये जो एरिया होता है, इस एरिया को हम लोग वेंट्रोमीडियल प्रीऑप्टिक एरिया बोलते हैं, मतलब प्रीऑप्टिक एरिया। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पे वेंट्रल मीडियल प्रीऑप्टिक, ये हाइपोथैलेमस में ये एरिया होता है, बहुत इम्पॉर्टेंट एरिया है येलो वाला एरिया। बोला जाता है कि यहाँ पे सिग्नल्स पहुँचती है इस एरिया पे, जो कि येलो से बनाया गया है, जिसको वेंट्रल मीडियल पीरिऑप्टिक एरिया बोलते हैं, जो हम लोग शॉर्टली VMPO के नाम से भी जानते हैं। व्हाट इज़ VMPO? It is ventral medial preoptic area. It's a nuclei which is present in hypothalamus. मल्टीपल स्टडीज़ ने शो किया है कि VMPO जो है, वेंट्रल मीडियल प्रीऑप्टिक एरिया, ये जो येलो वाला पोर्शन है, इट हाउसेस द फीवर एक्टिवेटेड न्यूरॉन्स। यहाँ पे ही फीवर एक्टिवेटेड न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। यहाँ पे जो है फीवर एक्टिवेटेड न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। कहाँ पे? VMPO में। व्हाट इज़ VMPO? इट इज़ वेंट्रल मीडियल प्रीऑप्टिक एरिया, और वहाँ पे ही फीवर एक्टिवेटेड न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। फीवर एक्टिवेटेड न्यूरॉन्स हमारे कहाँ पे पाए जाते हैं? वेंट्रल मीडियल प्रीऑप्टिक एरिया में। मल्टीपल स्टडीज़ ने कहा कि वहाँ पे वेंट्रल मीडियल प्रीऑप्टिक एरिया में, वहाँ पे स्पेसिफिकली फीवर एक्टिवेटेड न्यूरॉन्स होते हैं, और वहाँ ये जो न्यूरॉन्स होते हैं, ये नियर वेस्कुलर ऑर्गन, जो हमारा लैमिना टर्मिनालिस होता है,
वेस्क्यूलर ऑर्गन ऑफ लैमिना टर्मिनालिस, जिसको हम लोग VOLT बोलते हैं, वहाँ पे ही लोकेट होता है। मतलब ये वेसल्स के ही साथ होता है, वहाँ पे एक वेसल्स का झुंड होता है और इसके साथ ही ये एरिया होता है VOLT, यानी कि वेस्क्यूलर ऑर्गन ऑफ लैमिना टर्मिनालिस जो है, इसके साथ लैमिना टर्मिनालिस जो है वेस्क्यूलर ऑर्गन, वहाँ पे पाए जाते हैं वेसल्स, उन्हीं के साथ ये प्रीऑप्टिक एरिया पाया जाता है। इसी में फीवर एक्टिवेटेड न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। और यहाँ पे ये जो VOLT है, लैमिना टर्मिनालिस वेस्क्यूलर ऑर्गन, इसमें BB ब्लड ब्रेन बैरियर नहीं होता है। तो जब इसमें ब्लड ब्रेन बैरियर नहीं होएगा तो सर्कुलेटरी सबस्टेंसेस जो कि पायरोजेंस होते हैं वो ईजिली एसेस होता है इनको टू द ब्रेन टिश्यू। और इसमें जब वो सबस्टेंसेस आ जाते हैं जो फीवर रिलेटेड सबस्टेंसेस होते हैं, वो ईजिली एसेस कर जाते हैं टू द हाइपोथैलेमस, या वो ईजिली एसेस कर जाते हैं टू द फीवर एक्टिवेटेड न्यूरॉन्स। और इसी तरह से क्या हो जाता है कि फीवर पैदा हो जाता है। तो मैं इतना ऐसे फ्लो चार्ट में बनाऊंगी। यहाँ पे एक्सोजीनस जो है पायरोजेंस, एक्सोजीनस पायरोजेंस वो कुछ भी हो सकता है, वो इन्फेक्शियस एजेंट्स हो सकते हैं, एक्सोजीनस पायरोजेंस टॉक्सिन्स हो सकते हैं, ये बैक्टीरिया हो सकता है। ये एक्सोजीनस टॉक्सिन जो है वो बोला जाता है वो प्रोस्टाग्लैंडिन E2 रिलीज़ करते हैं और वहाँ पे ये एंटीरियर हाइपोथैलेमस में जाते हैं। और एंटीरियर हाइपोथैलेमस में जो है हमारे हीट गेन सेंटर जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं। आपको पता ही है, पहले जैसे रेगुलेशन में देखा गया है कि एंटीरियर हाइपोथैलेमस में हीट गेन सेंटर्स होते हैं, फीवर एक्टिवेटेड न्यूरॉन्स होते हैं, तो इस तरह से एलिवेट करते हैं थर्मो रेगुलेटरी सेट पॉइंट। और जब ये एलिवेट हो जाता है, हीट कॉन्जर्वेशन होती है। किसकी वजह से हीट कंजर्व होती है? वैजो कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से, क्यूटेनियस वैजो कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से। और हीट प्रोडक्शन होती है। हीट प्रोडक्शन जो है जब वो होएगी तो सेट पॉइंट इंक्रीज होएगा, इनवॉलेंट्री मसल कॉन्ट्रैक्शंस होएंगी। तो इस तरह से फीवर देखा गया है होता है। फीवर की डेफिनेशन हम लोग ऐसे भी देखते हैं कि फीवर जो है, जिसको हम लोग पायरेक्सिया भी बोलते हैं, अगर इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे, जैसे मैंने कहा कि इट्स एन इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर of more than 1 degree Celsius above the normal circadian variation. So 1 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जब बढ़ जाए तो उसको हम पायरेक्सिया या फीवर बोलते हैं। यूजुअली बॉडी टेम्परेचर या फीवर जो है इसको रिकॉर्ड करने के लिए मरकरी थर्मोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। और हम लोग जो मेजर करते हैं फीवर वो हम लोग ऑरल ही करते हैं। और इट शुड बी थर्मोमीटर जो है जिससे हम रिकॉर्ड करते हैं फीवर, इट शुड बी केप्ट इन पोजीशन फॉर अबाउट ए मिनट। 1 मिनट तक के लिए इसको मुंह में रखना पड़ेगा तो हम लोग देख सकते हैं। टेम्परेचर एक्जिला में भी रिकॉर्ड किया जाता है, बट अगर लॉट ऑफ पर्सपायरेशन होगी तो ओरल टेम्परेचर ही प्रेफर किया जाता है। ओरल टेम्परेचर प्रेफर किया जाता है अगर पर्सपायरेशन होगी। इसी तरह अगर हम कॉलरा की बात करेंगे, कॉलरा जिसको हेज़ा बोलते हैं बीमारी है, विब्रियो कॉलरी करता है। तो यहाँ पे जो कॉलरा होता है इसमें हम लोग रेक्टल टेम्परेचर मेजर करते हैं, रेक्टल टेम्परेचर मेजर करते हैं कॉलरा में, ठीक है। बिकॉज़ यहाँ पे जो है स्किन टेम्परेचर जो है वो सब नॉर्मल हो सकता है, इसलिए ऑरल रेक्टल टेम्परेचर लिया जाता है दैट मे बी हाई। तो अब हम टाइप्स ऑफ फीवर देखेंगे, थी डेफिनेशन।
डेफिनेशन के बाद हम लोग टाइप्स ऑफ फीवर देखेंगे। हाँ, और फिजियोलॉजिकल वेरिएशन आती है टेम्परेचर में। अगर हम नॉर्मल मेंस्ट्रुएटिंग वूमेन की बात करेंगे तो फर्स्ट 2 वीक्स में ओवुलेशन से पहले जो है टेम्परेचर कम होता है, और एट द टाइम ऑफ ओवुलेशन टेम्परेचर राइज होता है 0.6 डिग्री सेल्सियस या 1 फ़ारेनहाइट till menstruation occurs because of the thermogenic property of progesterone. So physiological variation भी है टेम्परेचर में, बॉडी टेम्परेचर में वेरिएशंस होती है फिजियोलॉजिकल। इसके अलावा जो पैथोलॉजिकल होता है उसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे टाइप्स ऑफ फीवर। फीवर की भी टाइप्स होती है। सबसे पहला जो फीवर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ कंटिन्यूअस फीवर। मैंने कहा पहले ही नॉर्मल टेम्परेचर जो है वो 36.5 और 36 to 37.5 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल होता है। अगर इससे बढ़ जाए 1 भी डिग्री सेल्सियस तो उसको हम फीवर या पायरेक्सिया बोलते हैं। तो सबसे पहले जो है वो हम कंटिन्यूअस फीवर की बात करेंगे कि कंटिन्यूअस फीवर होता क्या है। व्हाट इज़ कंटिन्यूअस फीवर? इसको समझने के लिए हम लोग एक ग्राफ बनाएंगे। यहाँ पे हम लोग एक्स एक्सिस में डेज लेंगे और आवर्स भी ले सकते हैं। यहाँ से वाई एक्सिस से हम लोग टेम्परेचर देखेंगे। नॉर्मल जो है वो 99 फ़ारेनहाइट होता है, फ़ारेनहाइट में ही लेंगे टेम्परेचर। ये हम डेज लेंगे, फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ डे, सिक्स्थ डे, सेवन्थ डे। एक एक डिग्री हम लोग इसको इंक्रीज़ करेंगे। 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106। तो ये टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट है। अब कंटिन्यूअस फीवर में जो टेम्परेचर होता है अबो नॉर्मल, नॉर्मल तो इतना है ना 99 फ़ारेनहाइट। कंटिन्यूअस फीवर में फीवर बढ़ जाता है अबो नॉर्मल थ्रू आउट द डे, मतलब पूरे दिन में फीवर बढ़ जाता है, लेकिन मोर देन 1 डिग्री सेल्सियस नहीं बढ़ता है। अगर इसका ग्राफ देखेंगे तो ये नॉर्मल है, जिसको हम लोग बेस लाइन बोलते हैं, ये नॉर्मल है। इसमें क्या होता है कंटिन्यूअस फीवर में, फीवर तो बढ़ जाता है लेकिन फीवर में जो वेरिएशन होती है वो सिर्फ 1 डिग्री से ज़्यादा नहीं होती है। दैट्स नॉट एक्सीडिंग मोर देन 1 डिग्री। फीवर लगातार सेम वैसे ही रहता है। अगर फीवर है इसको 102 डिग्री फ़ारेनहाइट, लेकिन इसमें जो वेरिएशन यहाँ पे आ गई सेकेंड डे पे वो सिर्फ 1 डिग्री सेल्सियस थी, फिर से 102 डिग्री पे फीवर आ गया। दैट मीन्स ये कंटिन्यूअस फीवर है। टेम्परेचर जो है रिमेन्स अबो नॉर्मल, अबो नॉर्मल तो है थ्रू आउट द डे, थ्रू आउट द डे और थ्रू आउट द डेज, अबो नॉर्मल तो होता है थ्रू आउट द डे, बट डज नॉट फ्लक्चुएट more than 1 डिग्री सेल्सियस। ये होता है कॉन्टीन्यूअस फीवर। अब किस डिजीज़ में कॉन्टीन्यूअस फीवर रहता है? हाँ है ना डिजीज़ लोबार नमूनिया में। लोबार नमूनिया में कंटिन्यूअस फीवर रहता है और फीवर बढ़ भी जाता है तो वो 1 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं बढ़ता है। या इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में जो फीवर होता है वो भी कंटिन्यूअस रहता है। उसमें जो वेरिएशन होती है वो 1 डिग्री से ज़्यादा नहीं होती है, जो हम कंटिन्यूअस फीवर की बात करेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे कंटिन्यूअस के बाद, हमारे पास एक और फीवर होता है जिसको हम लोग रिमिटेंट फीवर बोलते हैं।
क्या बोलते हैं, रिमिटेंट फीवर। इसके लिए भी हम लोग ग्राफ से समझाएंगे, ग्राफ से समझेंगे। अगेन यहाँ पे डेज दिखाएंगे और आवर्स दिखाएंगे, यहाँ पे टेम्परेचर दिखाएंगे इन फ़ारेनहाइट। ये नॉर्मल है जिसको हम 99 लेते हैं, फिर 101 एक एक डिग्री हम लोग इंक्रीज़ करते जाएंगे, 103, 104, 105, सो ऑन एंड सो फोर। यहाँ पे फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ डे, सिक्स्थ, सो ऑन एंड सो फोर। यहाँ पे जो है टेम्परेचर बेस लाइन में 99 हमारा नॉर्मल है। यहाँ पे तो फीवर होता है, यानी नॉर्मल से अबो होता है, लेकिन यहाँ पे जो फ्लक्चुएशन होती है ना, वो मोर देन 1 डिग्री, मतलब यहाँ पे 2 डिग्री फ़ारेनहाइट चढ़ा, फिर से यहाँ पे है, लेकिन फिर से चढ़ा 2 डिग्री, एक्सीड करता है 1 डिग्री से ऊपर, ऐसे, मतलब यहाँ पे एक्सीड करता है 1 डिग्री से ऊपर चला जाता है, 2 डिग्री भी चला जाता है सेल्सियस या फ़ारेनहाइट, मतलब यहाँ पे 1 डिग्री सेल्सियस से ऊपर एक्सीड करता है। यहाँ पे टेम्परेचर जो है रिमेंस, ये रिमिटेंट फीवर है, रिमेंस अबो नॉर्मल। टेम्परेचर जो अबो नॉर्मल होता है, एबनॉर्मल होता है, फीवर होता है, और फ्लक्चुएट्स होता है, फ्लक्चुएशन जो होती है वो मोर देन 1 डिग्री सेल्सियस होती है इन 24 आवर्स में। यहाँ पे दूसरे ही दिन जो है फीवर 2 डिग्री चढ़ा, तीसरे दिन जो है फिर से 102 पे आ गया, तीसरे दिन फिर से चढ़ेगा। दैट मीन्स फ्लक्चुएशन एक्सीड्स ग्रेटर देन 1 डिग्री सेल्सियस इन 24 आवर्स। अगर हम बात करेंगे रिमिटेंट फीवर की, तो ये इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में होता है ये वाला फीवर। अब जब बात कर ही रहे तो फीवर के टाइप्स की, हम लोग एक और फीवर की बात करेंगे जिसको हम लोग इंटरमिटेंट फीवर बोलते हैं। अब है क्या ये इंटरमिटेंट फीवर, तो इसके लिए भी हम लोग ग्राफ बनाएंगे। अगेन यहाँ पे फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ डे, ये डेज हम दिखा रहे हैं। हम पास टेम्परेचर है 99 नॉर्मल है, 100 फिर 101, 102, 103, 104, सो ऑन एंड सो फोर। तो यहाँ पे जो है बेस लाइन जो है हमने 99 कहा, ये नॉर्मल होता है या बेस लाइन टेम्परेचर होता है। यहाँ पे जो है टेम्परेचर जो है वो राइज होता है, लेकिन इन बिटवीन बेस लाइन को टच करता है, फिर से चढ़ जाता है टेम्परेचर, लेकिन बेस लाइन को टच करता है इन बिटवीन द डेज, यानी एलिवेटेड टेम्परेचर बढ़ जाता है, लेकिन बीच बीच में नॉर्मल पे भी आ जाता है, टच इज़ द बेस लाइन इन बिटवीन। मतलब अगर 7 दिन का फीवर है तो दूसरे दिन, तीसरे दिन ये नॉर्मल पे भी आ जाता है, इट टचेस द बेस लाइन इन बिटवीन। इसी को बोलते हैं इंटरमिटेंट फीवर, कि कभी नॉर्मल होता है और कभी एबनॉर्मल हो जाता है। इस तरह का फीवर जो है वो, इसकी एग्जाम्पल जो है सेप्टिसीमिया। सेप्टिसीमिया जो है इसका फीवर भी इंटरमिटेंट होता है। उसके अलावा जो है अगर हम बात करेंगे कालाजार, इसका जो फीवर है वो भी इंटरमिटेंट होता है, ठीक है ना। अगर हर दिन फीवर स्पाइक कर जाए तो इसको बोलते हैं टर्टियन। व्हेन द स्पाइक आकर्स डेली, व्हेन स्पाइक ऑकर्स डेली, मैंने कहा था इसको बोलते हैं कॉटेडियन, सॉरी कॉटेडियन, टर्टियन नहीं, कॉटेडियन। अगर रोज़ जो है टेम्परेचर बढ़ जाए उसको बोलते हैं कॉटेडियन। जब एक दिन के बाद एक दिन, मतलब एवरी अल्टरनेटिव डे पे फीवर स्पाइक हो जाए, बढ़ जाए, इसी को बोलते हैं हम लोग टर्टियन। टर्टियन एवरी अल्टरनेटिव डे पे।
अगर एवरी थर्ड डे पे स्पाइक हो जाए, व्हेन एवरी थर्ड डे स्पाइक ऑकर्स, इसको बोलते हैं कॉर्टन। कॉर्टन ये यही मलेरिया, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स ओवेल जो फीवर करता है वो इसी तरह का फीवर होता है। टर्टेन हर तीसरे दिन स्पाइक करता है, या अल्टरनेट डेज पे टर्टियन या डेली कॉटेडियन, इस तरह का फीवर भी पाया जाता है। अब हम उन फीवर्स की बात करेंगे जिनमें ब्रैडिकार्डिया होता है। फीवर विद ब्रैडिकार्डिया मतलब जिनमें हार्ट रेट कम होती है, ब्रैडिकार्डिया होता है। सबसे पहला फीवर जिसमें ब्रैडिकार्डिया देखा गया है वो टाइफाइड फीवर है, टाइफाइड। नंबर सेकंड जिस फीवर में ब्रैडिकार्डिया होता है उसको हम मेनिंजाइटिस, इसमें जो फीवर होता है वो रिलेटिव ब्रैडिकार्डिया भी पाया जाता है। नंबर थर्ड जो है वो इन्फ्लुएंज़ा, इन्फ्लुएंज़ा का फीवर जो है वायरल फीवर होता है, इसमें भी ब्रैडिकार्डिया होता है। नंबर फोर जो है वो है ब्रेसिलोसिस, ब्रेसिलोसिस जो है इसमें भी ब्रैडिकार्डिया होता है। नंबर फोर जो है लेप्टोस्पाइरोसिस, इसमें भी ब्रैडिकार्डिया होता है। या ड्रग जो है ड्रग इंड्यूस्ड फीवर, किसी ड्रग की वजह से जो फीवर होता है वो भी ब्रैडिकार्डिया उसमें भी देखा गया है। मतलब टाइफाइड, मेनिंजाइटिस, इन्फ्लुएंज़ा, ब्रेसिलोसिस, लेप्टोस्पाइरोसिस और ड्रग इंड्यूस्ड फीवर में जो है ब्रैडिकार्डिया पाया गया है। इसमें अगर निमोनिक याद रखना है, दिल बी मिट। व्हाट्स डी? इट इज़ ड्रग इंड्यूस्ड फीवर, इंड्यूस्ड फीवर। आई इन्फ्लुएंज़ा, एल लेप्टोस्पाइरोसिस, ये निमोनिक है। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए विच फीवर इज़ रिलेटेड विद ब्रैडिकार्डिया तो दिल बी मिट याद रखिएगा, निमोनिक। D for drug induced fever, I for influenza, L for leptospirosis. What is B? B is brucellosis. बहुत आसान है याद रखना, ब्रेसिलोसिस। ई को छोड़े एम जो है वो है मेनिंजाइटिस, टी जो है वो है टाइफाइड। रहा ना याद, फीवर विद रिलेटिव ब्रैडिकार्डिया, दिल बी मिट। आई होप आपको फीवर का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वायरी हो तो कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।